दिल्ली के चांदनी चौक में रहने वाली सरला जी आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी बहू रूपाली की तरफ देखे जा रही थी। दरअसल दिल्ली में सर्दियां शुरू हो गई थी और रूपाली ने अंदर रखे हुए गर्म कपड़ों को निकालना शुरू कर दिया था। अरे ये क्या बहू, पूरा का पूरा चांदनी चौक का बाजार तुमने अपने घर की छत पर लगा दिया है। आखिर कर क्या रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस सर्दियों के कपड़े छाट रही हूँ। आप तो जानती है ना, सर्दियाँ शुरू होने से पहले गर्म कपड़ों को धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, कपड़े भी कुछ ज़्यादा ही हो गए। क्या करें मम्मी जी, हर सीज़न में 4-5 नए स्वेटर खरीद लेते हैं और फिर 2-4 साल में इतने स्वेटर इकट्ठे हो जाते हैं कि उन्हें रखने की जगह तक नहीं मिलती। वो तो मैं देख ही रही हूँ, पूरी छत भर गई है और मुझे तो लगता है कि अभी अंदर से और कपड़े निकल कर आएंगे। हाँ मम्मी जी, अभी तो एक पूरी अलमारी गर्म कपड़ों से भरी हुई है, लेकिन वो कपड़े ना नए हैं। अरे तो ये कौन से पुराने हैं? देखने में तो ये भी नए लग रहे हैं। नहीं मम्मी जी, ये तो सारे कपड़े पुराने और रिजेक्टेड वाले हैं जो मैं और अभिषेक अब पहनते भी नहीं है। शादी के बाद ही ना अभिषेक ऐसा करने लगा है। पहले तो जब तक स्वेटर फट नहीं जाता था तब तक उसे छोड़ता नहीं था। हाँ मम्मी, क्योंकि अब वो जॉब में है ना, ऑफिस जाते हैं तो उन्हें उस हिसाब से कपड़े भी तो पहनने होंगे। इसमें शादी का क्या लेना देना? अरे लेना देना कैसे नहीं है, अब तुम्हें शॉपिंग करने का इतना शौक है, इतने कपड़े हैं, लेकिन फिर भी निकल जाओगी नए स्वेटर खरीदने। लेकिन मेरा अभिषेक ऐसा नहीं करता। मम्मी जी, अब इंसान का वक्त के साथ ना शौक बदलता रहता है। अब तो अभिषेक को भी बहुत शौक है, आज ही कह रहे थे नया जैकेट खरीद के लाना है। अरे लेकिन ये जो 4 जैकेट पड़े हुए हैं ये तो बिल्कुल नए, अभी 6 साल पहले ही खरीदे थे ना अभिषेक ने। मम्मी जी, 6 साल तक एक कपड़े कौन पहनता है? अच्छा ठीक है, तो फिर तुम ये बताओ कि इन कपड़ों का क्या करोगी? बस आप 2 मिनट रुक जाइए मम्मी जी, आपको पता चल जाएगा कि मैं इन कपड़ों का क्या करने वाली हूँ। तभी वहाँ पर सल्ला जी के घर में दूध देने वाला केशव आता है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भाभी, कैसन है आप? अरे आपने फ़ोन करके हमको बुलाए? हाँ केशव भैया, आपसे ना एक बहुत ज़रूरी काम था। अरे क्या बात है भाभी, दूध के क्वालिटी में कोई परेशानी आ रही है का, या फिर आपको ज़्यादा दूध चाहिए? नहीं केशव भैया, दूध से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें दूध वाले से दूध लेने का काम नहीं है तो क्या काम है बहू? दरअसल केशव भैया, ये आपके अभिषेक भैया की कुछ पुरानी जैकेट है। आप कद काठी में लगभग उनके जैसी ही हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो ये जैकेट आप अपने काम में ले सकते हैं। अरे मैं बुरा मानने वाली क्या बात है, अभिषेक भैया तो हमारे बड़े भाई जैसन है, अब उनके उतरे कपड़े पहन कर कहो ना हमारी इज्जत घट जाएगी। ये लीजिए, ये चारों जैकेट आपकी। आप सुबह सुबह दूध देने आते हैं ना इतनी ठंड में, और मैंने देखा है कि आपके पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही स्वेटर है। अरे भाभी, आप हमारे बारे में कितना सोचती है। आज से हमारी तो सारी परेशानी दूर हो गई, अब तो आराम से सुबह सुबह दूध बांटने निकल सकते हैं। भगवान आपका बहुत बहुत भला करे। और इतना कहकर केशव वहाँ से खुश होते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद अभिषेक भी वहाँ आता है। अरे क्या बात है रूपाली, छत पर कपड़ों की दुकान क्यों लगाई है? हाँ, दुकान तो लगाई है तुम्हारी बहू ने, लेकिन फ्री में कपड़े बांटने की। अरे तुम्हारी 4 जैकेट उस दूध वाले केशव को पकड़ा दी इसने। सारा दिन तो दूध में पानी मिलाता रहता है, क्या ज़रूरत थी उसको जैकेट देने की? अरे मम्मी जी, अब वो दूध में पानी मिलाता है, इस बात से उसे जैकेट देने का क्या लेना देना? अरे लेना देना कैसे नहीं है, ऐसा फ्री में कोई किसी को कुछ देता है क्या? मम्मी जी, वो जैकेट हमारे काम की नहीं थी। अभिषेक ने पिछले 4 साल से उन्हें पहना भी नहीं था, घर में पड़े पड़े खराब हो रही थी। अच्छा है ना, किसी के काम आएगी। हाँ मम्मी, वैसे रूपाली ठीक ही तो कह रही है, देना दो ना जैकेट, मुझे वैसे भी वो पहननी नहीं थी। इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? घर का बेटा बिना स्वेटर के घूम रहा है और दूध वाला हीरो बनकर उसकी जैकेट पहनकर दूध बेचने जाएगा। वाह भाई वाह, यही दिन देखना था। इतना कहते हुए सरला जी वहाँ से चली जाती हैं। आपको नहीं लगता अभिषेक, मम्मी जी बिना बात की गुस्सा हो रही हैं? अरे जाने भी दो ना, मम्मी इस बात को समझती नहीं कि पुराने कपड़े घर में इकट्ठे करने से सिर्फ जगह खराब होती है और कोई फ़ायदा नहीं निकलता। अगले दिन दोपहर के वक्त अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बजती है। अरे एक मिनट आ रही हूँ। कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से घंटी बजा रहा है?
सरला जी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा उनके घर काम करने वाली शीला दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे क्या हुआ, अब क्या लेने आई हो? घर का काम तो तुमने सुबह कर दिया था ना, अब कोई काम नहीं है, जाओ। अरे आंटी जी, आप तो बेकार में गुस्सा कर रहे हैं। हमको तो रूपाली भाभी ने आने को कहा, इसीलिए आपके घर आ गए, वरना हमें कौन सा शौक है दोबारा आपके घर आकर काम करने का। अरे क्यों भाई, रूपाली को तुमसे क्या काम आ गया? रूपाली भाभी कह रही थी कि कुछ पुराने स्वेटर पड़े हैं और वो हमें देना चाहती थी, तो बस वही लेने आ गए हम। और वो क्या है ना, इतने घरों में काम करते हैं और हमारे पास ना एक भी स्वेटर ना है। तो क्या तुम्हें सर्दी से बचाने का ठेका हमने ले रखा है? ऐ जाओ, निकलो यहाँ से, कोई स्वेटर नहीं है। तभी रूपाली वहाँ आती है। अरे शीला, अंदर आ जाओ। मम्मी जी मजाक कर रही हैं। तुम्हारे लिए ना बहुत सारे स्वेटर है मेरे पास। देखो, अब सर्दी में सिकुड़ते हुए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाभी क्या बता है, अब कितनी अच्छी हैं। आंटी जी तो हम पर बेकार ही गुस्सा कर रही हैं, जैसे हम यहाँ कोई भीख लेने आ गए हो। अरे फ्री की चीज़ लेना भीख लेना जैसा ही होता है। रहने दीजिए ना मम्मी जी, आप जानती है ना शीला कितनी गरीब है। कुछ स्वेटर उसे मिल जाएंगे तो उसकी सर्दी आराम से कट जाएगी। और इतना कहते हुए रूपाली कई सारे स्वेटर शीला को पकड़ा देती है। अब तुम्हारी दुकान का सामान खत्म हो गया बहू, या अभी और किसी को बांटना बाकी है? अभी कहाँ मम्मी जी, अभी तो बहुत सारे बेकार स्वेटर पड़े हुए हैं जिनकी हालत बहुत अच्छी है लेकिन पहनने के काम नहीं आते। इस तरह लोगों को स्वेटर बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कौन फ्री में किसी को कोई चीज़ देता है? मम्मी जी, पुराने स्वेटर कोई फ्री में लेकर नहीं जाएगा तो क्या शोरूम पर बिकेंगे? अरे शोरूम पर नहीं, लेकिन किसी सस्ते बाजार में जाकर कुछ पैसे तो मिल ही सकते हैं इसके। लेकिन मम्मी जी, हर चीज़ पैसों से नहीं होती ना। कभी कभी हमें लोगों की मदद करने के लिए भी कुछ काम कर लेने चाहिए। अरे 2,000 के स्वेटर है, अगर एक स्वेटर का 500 भी मिल गया ना तो क्या बुराई है? तुम तो कुछ समझती नहीं, मुझे अभिषेक से बात करनी होगी। क्या रूपाली अपने स्वेटर बांटने का सिलसिला जारी रखेगी? क्या सरला जी वाकई में पुराने स्वेटर्स को किसी बाजार में जाकर बेचेंगी? शाम के वक्त जब अभिषेक ऑफिस से लौट कर आता है तो देखता है कि सरला जी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अरे क्या हुआ मम्मी, किस बात पर नाराज़ हैं आप? तुमसे किसने कहा कि मैं नाराज़ हूँ? आपका बेटा हूँ मैं, और आपका चेहरा देखकर पहचान जाता हूँ कि आपका मूड कैसा है। हाँ, वैसे पहचाना तो ठीक ही है, अभी ना मेरा मूड बहुत ख़राब है। मम्मी वही तो पूछ रहा हूँ, हुआ क्या है? और रूपाली कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रही। रूपाली के बारे में तो बात ही मत करो, उसी की वजह से ना मूड ख़राब हुआ है मेरा। अरे लेकिन उसने क्या किया मम्मी? बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। अरे पिछले कितने दिनों से स्वेटर बांटने में लगी हुई है, नए नए स्वेटर सबको बांटती है, दूध वाला, काम वाली बाई, यहाँ तक कि भीख मांगने वाले भिखारी को भी। अरे मम्मी, तो इस पर प्रॉब्लम क्या है? देख बेटा, प्रॉब्लम तो है ना, जितने भी स्वेटर बहू बांट रही है वो सारे नए के नए हैं। अरे अगर इन कपड़ों को कहीं बेचा जाए तो एक एक स्वेटर के 500-1000 तो आराम से मिल जाएंगे, कुछ कमाई हो जाएगी। लेकिन नहीं, रूपाली तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वैसे मम्मी, आपका आइडिया तो अच्छा है, मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं, और आपने भी मुझे पहले कभी बताया नहीं। देखा मुझे पता था कि तुम मेरी बात एक बार में समझ जाओगे, लेकिन बहू मेरी सुनने को तैयार ही नहीं। पिछले 2 घंटे से अनाथ आश्रम गई हुए पुराने कपड़े बांटने। तो फिर ठीक है ना मम्मी, अब जब रूपाली सारे कपड़े बांट ही चुकी है तो जो आप कह रही है वो हम अगली बार करेंगे, इस बार जाने देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो पूरा एक अलमारी भर कर पुराने स्वेटर पड़े हैं रूपाली के पास, और अगर जल्दी हम उन्हें बेचने नहीं गए ना बेटा तो वो भी गरीबों में बांट देगी है। ठीक है मम्मी, एक काम करते हैं, अभी हम रूपाली का इंतज़ार करते हैं, कल सुबह जाकर हम सारे कपड़े बाजार में बेच देंगे। मुझे पता है पुराने कपड़े कहाँ पर बिकते हैं। अरे वाह वाह, ये तो घर बैठे कमाई वाली बात हो गई। अब तू ना रूपाली से साफ साफ कह देना कि ये एक भी कपड़ा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सुबह के वक्त सरला जी पुराने कपड़ों को बैग में भरने लगती है। अरे मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? ये सारे पुराने कपड़े बैग में क्यों भर रही हैं? क्योंकि आज मैं और अभिषेक सारे पुराने कपड़े बेचने के लिए जा रहे हैं। देखना, कम से कम 8-10 हज़ार तो आराम से कमा लेंगे हम। अभिषेक, मम्मी जी जो कह रही हैं वो बात सही है? हाँ बिल्कुल। देखो रूपाली, मुझे तो मम्मी का आइडिया बहुत अच्छा लगा,
अरे क्या ज़रूरत है लोगों को इस तरह फ्री में कपड़े बांटने की। इन्हें बेचकर हम खूब सारे पैसे भी तो कमा सकते हैं। लेकिन अभिषेक, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमारी वजह से किसी की मदद हो जाती है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं रूपाली, अरे सबकी मदद करने का ठेका हमने थोड़ी ना ले रखा है। आज तो मैं और मम्मी ये कपड़े बाज़ार में बेचने के लिए जाएंगे ही। लेकिन मम्मी एक काम करते हैं, हम शाम के वक्त चलते हैं, अभी मुझे ऑफिस का काम है। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगता है वैसा कर। शाम के वक्त अभिषेक और सरला दोनों ही पुराने कपड़े लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। कपड़े बेचकर जब वो घर की तरफ लौट रहे थे तो सड़क पर एक भिखारी के परिवार को ठंड में सिकुड़ते हुए देखते हैं। अरे मम्मी देखो ना, दिल्ली में कितनी सर्दी पड़ने लगी है। इन लोगों के शरीर पर फटे कपड़े हैं, इन्हें बहुत ठंड लग रही होगी ना। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। देखो ना मम्मी, हमारे पास कितने नए नए कपड़े पहनने के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि ये बेचारे ठंड से ही मर जाएं। लग तो ऐसा ही रहा है बेटा, बेचारों के पास सोने के लिए चादर तक नहीं है। लेकिन जाने दो ना मम्मी, हमें क्या, हम थोड़ी ना सबकी मदद करते फिरेंगे। और वैसे भी आज तो हमने पूरे 10,000 कमाए पुराने स्वेटर बेचकर। एक काम कर बेटा, मुझे ना अभी के अभी बाज़ार ले चल। अरे मम्मी, लेकिन अभी हमारे पास बेचने के लिए पुराने कपड़े नहीं है। अरे मैं पुराने कपड़े बेचने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन लोगों के लिए नए स्वेटर खरीद कर लाना चाहती हूँ। कमाल करती हैं मम्मी, अभी तो आपने पुराने स्वेटर बाज़ार में बिकवा दिए और अब आप कह रही हैं कि आपको इन पैसों से नए स्वेटर खरीद कर लाना है। रूपाली सही कहती थी बेटा, हमें कभी कभी पैसों के बारे में ना सोचकर लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं इन लोगों को इस तरह ठंड में मरते हुए नहीं देख सकती। चल, हम इनके लिए नए स्वेटर खरीद लाते हैं। कुछ देर के बाद सरला और अभिषेक नए स्वेटर खरीद के लाते हैं और उन भिखारी के परिवार वालों को दे देते हैं और उसके बाद वो अपने घर लौट आते हैं। अरे मम्मी जी आ गई, बताइए स्वेटर बेचने के कितने रुपये मिले हैं आपको? अरे पूछ मत बहू, आज मुझे जो खुशी मिली है ना उसके बारे में मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। लगता है मम्मी जी आपको काफ़ी अच्छी खासी इनकम हुई है। आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं। सही कहती है रूपाली, आज मम्मी जी को जो मिला है ना उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम जल्दी से 1 कप चाय बना कर लाओ। पहले चाय पीते हैं, फिर इस बारे में बात करते हैं। रूपाली उदास मन से रसोई में जाती है और चाय बनाकर ले आती है। अच्छा बहू, एक बात तो बता, अभी और भी पुराने कपड़े बचे हैं कि नहीं? हाँ मम्मी जी, बचे तो हैं और वो सभी मैंने पैक कर दिए हैं। आप जाकर उन्हें बाज़ार में बेच सकती हैं। रूपाली की बात सुनकर अभिषेक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। रूपाली, जानती भी हो आज क्या हुआ? मुझे कैसे पता होगा, लेकिन मम्मी जी को देखकर लग रहा है कि पुराने स्वेटरों की अच्छी खासी कीमत मिली है उन्हें। बात तो तुम्हारी सही है बहू, कीमत तो मुझे अच्छी मिली, लेकिन वो कीमत पैसों से नहीं बल्कि मन की तसल्ली से मिली है। तुम ठीक कहती थी बहू, हमें हर बार पैसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी गरीब लोगों की मदद करके भी बहुत कुछ कमाया जा सकता है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? सही कह रही हूँ बेटा, और तुम्हारी बात मुझे तब समझ में आई जब मैंने सड़क पर ठंड से सिकुड़ते हुए भिखारी के परिवार को देखा। जो भी पैसे मैंने वो स्वेटर बेचकर कमाए थे ना, उससे उन लोगों के लिए गर्म कपड़े ला कर दे दिए। हाँ रूपाली, मम्मी सही कह रही हैं, उन्हें तुम्हारी बात समझ में आ गई है और वो आज के बाद तुम्हें कभी भी पुराने कपड़े गरीबों को देने से नहीं रोकेंगी। अगले दिन सरला खुद कुछ गरीब और काम वाले लोगों को बुलाकर पुराने कपड़े दे देती है, साथ ही उन्हें ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद कर देती है। वाकई में लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती है रूपाली बहू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी। जो चीज़ें हमारे घर में बेकार में पड़ी होती है वो किसी दूसरे के लिए बहुत काम की साबित हो सकती है। नेहा अपने घर की छत पर जाती है, जहां वो अपने सामने वाले घर के छत पर कुछ लेटेस्ट पजामे देखती है जो न तो उसके पास होते हैं और न ही घर में किसी के पास। वो जल्दी से अपने पति हितेश के पास जाती है और कहती है, मैं तो थक गई हितेश, ये हितेश मुझे ना कुछ कहना था आपसे। अरे बोलो मेरी हंसा कले, सोचा। हितेश, मैं क्या बोल रही थी, वो मैं ना ओबी देख कर आई। या क्या देखा तुमने नेहा? मैंने देखा हितेश के सामने वाले घर के छत पर ये बहुत अच्छे अच्छे पजामे रखे हैं, वैसे अपने घर में किसी के पास नहीं है। हो, मैं सोच रही थी कि
हम सब भी उन्हीं की तरह पहने तो हैं? क्या पहने नेहा, पूरा बोलो। ये हितेश, मैं पैजामे की बात कर रही हूँ, आपको क्या लगा? इतना बोलने पर हितेश और नेहा हंसने लगते हैं और अब नेहा पति को लेकर मार्केट चली जाती है और कुछ पजामे खरीद कर लाती है। आते ही अपनी सामने वाली पड़ोसन के घर जाकर अपना लाया हुआ और उनके घर का पजामा उनसे मांग कर मिलाने लगती है, पर उसका लाया हुआ पजामा उनके पजामे से काफ़ी अलग होता है। वो मुंह बनाकर वहाँ से अपने घर आ जाती है और अपनी आंखों के सामने पजामा रख कर उसको देखने लगती है। उसको ऐसे देखकर उसके ससुर जी केसर कहते हैं, ए नेहा बहू, ये आंसू है, क्या है ये? बाबूजी, ये ना पजामा है, आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे भी नहीं लगा, पर क्या करूं, सामने वाले की तरह मिला ही नहीं। तो मैं यही उठा कर ले आई, पर आप चिंता मत करिए, हाँ, मैं एकदम सेम टू सेम बना दूंगी, फिर हम सब सेम पजामा पहनेंगे। हो? इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और कुछ रंग बिरंगी कपड़े लेकर आती है, जिसके बाद नेहा सबके लिए पजामा बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल वैसा ही पजामा बना लेती है जैसा उसने देखा था। अब नेहा हितेश के पास आती है। मैं तो थक गई हितेश, आप ये पजामा पहन क्यों नहीं रहे? अरे देखिए तो सही, मैंने अपने हाथों से बनाया है ये पजामा। नेहा हितेश को पजामा पहनने के लिए मना ही रही होती है कि तभी केसर वहाँ आ जाते हैं। नेहा, अब अगर ये हो गया हो तो दूसरे काम की तरफ भी ध्यान दो थोड़ा। सूरज ढल गया, अब खाना भी बना लो। ससुर की बात पर नेहा पजामा लेकर बैठ जाती है और बोलती है, मैं तो दूसरी बार थक गई बाबूजी। बाबूजी, यह हितेश पैजामा नहीं पहन रहे और आपको खाने की पड़ी है। हाँ नेहा, अगर हितेश पजामा नहीं पहन रहा तो क्या आज तुम हमें खाना भी नहीं दोगी? बाबूजी, खाना तो तब खाएंगे ना जब काम वाली आएगी। हैं? मैं तो बड़ी परेशान हूँ बाबूजी, एक तो काम वाली नहीं आ रही, ऊपर से हितेश और आप मेरे हाथों का सिला हुआ पजामा नहीं पहन रहे। मैं यहाँ कितनी परेशान हूँ भाई साहब, और आपको खाने की पड़ी है। नेहा की बातें सुनकर केसर हैरान हो जाता है और खुद जाकर खाना बनाने लगता है। तभी नेहा पजामा पहनकर पूरे घर में घूमते हुए सबको आवाज़ देती है। उसकी आवाज़ सुनकर सब नेहा के पास आते हैं। उसने पजामा टी शर्ट पहना है, आंखों पर चश्मा लगाया है। ये देखकर हितेश कहता है, ये वाह नेहा, आज क्या लग रही हो, है क्या लग रही हो? ए बाबूजी, ये नेहा है, नेहा, मेरी नेहा। पता है मुझे ये तेरी नेहा है, पर मैं अकेले रसोई में खाना बना रहा हूँ। इसको पता है कि मैं इसका ससुर हूँ। अरे तेरा बाप हूँ गधा। नेहा चश्मा उतारकर सोफे पर बैठ जाती है। उफ, मैं तो तैयार होने में थक गई। वैसे बाबूजी, आप शायद भूल गए कि नौकरानी नहीं आई है और इसलिए खाना तो आपको ही बनाना पड़ेगा ना। इतना बोल नेहा और हितेश हंसने लगते हैं और बाबूजी अपना सर पकड़कर दोबारा रसोई में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब एक साथ खाना खाते हैं और अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह केसर घर के बरामदे में तुलसी की पूजा कर उसको जल चढ़ा रहा होता है। तभी वहाँ उसका छोटा बेटा नितेश आ जाता है और उसी वक्त नेहा भी अपना वही पजामा पहनकर और हाथों में एक और पजामा लेकर घर के बरामदे में आती है और आते ही बोलती है, ये नितेश, अच्छा हुआ तू आ गया। चल अब तू ही बता, ये पजामा बाबूजी पर कैसा लगेगा? है ये भाभी, ये तो एकदम मस्त पजामा है। बाबूजी इसमें पूरे हीरो लगेंगे, हीरो। तू चिंता ना करो, अगर बाबूजी हीरो लगेंगे तो मेरे पास तेरे लिए और भी बहुत पजामे हैं, जिसमें तू भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं लगेगा। हो एकदम बढ़िया भाभी, एकदम बढ़िया। पर आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना,
हमें आज मेरे लिए लड़की देखने जाना है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनके लिए गिफ्ट क्या लेकर जाऊं। देवर की बातें सुन अब नेहा पास वाले झूले पर जाकर बैठ जाती है। हाय राम, मैं तो थक गई नीतेश, लेकिन तू चिंता मत कर। हाँ, मैं हूं ना। तू ऐसा कर, मेरे हाथ का बना ये पजामा ही उसे गिफ्ट कर दे। देखना, लड़की एकदम खुश खुश हो जाएगी। बाकी मैं क्या बोलती हूँ, हम सब भी यही पजामा पहन कर जाते हैं ना लड़की देखने। उन दोनों की बातें सुनकर केसर उन्हें ऐसा करने से रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नेहा और नितेश नहीं मानते और सब पजामा पहनकर लड़की के घर नितेश का रिश्ता लेकर चले जाते हैं, जहां लड़की की मां सोना अपनी बेटी को बुलाती है। ये है मेरी बेटी मैगी। सच? तुम्हारा नाम मैगी है? फिर तो तुम 2 मिनट में रेडी हो जाती होगी ना। नितेश बेटा, उसका सिर्फ नाम मैगी है, वो खुद मैगी नहीं है जो 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। ये बाबूजी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है हाँ, कि हमारी मैगी पर मेरे हाथ के बनाए पजामे बहुत अच्छे लगेंगे। हाँ, इतना बोलकर नेहा सबको पजामा देती है। ये लीजिए पजामा, मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं क्या बोलती हूँ, आप सब भी इसे पहन लीजिए ना, फिर सब साथ में खाना खाएंगे। हाँ, और अरे इतना शर्माइए मत, इसे अपना ही घर समझिए और इस पजामे को भी। बस बहुत हुआ, अब निकलो अपना ये सो कोल्ड पजामा लेकर मेरे घर से। मैगी मेरी सगी बेटी है, सौतेली नहीं जो ऐसे पागलों के घर में इसकी शादी कर दूं। ये तो ठीक है ना, आप अपनी सौतेली बेटी से ही नितेश की शादी करवा दो और ये पजामा भी ना उसी को दे देना। नेहा बोल ही रही होती है कि सोना सबको अपने घर से निकाल कर दरवाजा बंद कर देती है। यहाँ ये सब देखकर नितेश मरने के लिए एक गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, पर वो गाड़ी उसके पास आकर रुक जाती है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है जिसने पजामा पहना होता है। उफ़्फ़ू, पजामा परिवार, जस्ट लाइक इट। मैं कब से ऐसा परिवार ढूंढ रही थी जो पजामा का शौकीन हो, और आज मुझे वो मिल गया। मेरा नाम परी है, तो मिस्टर पजामा, तुम मुझसे शादी करोगे? इसका नाम पजामा नहीं है, इसका नाम नितेश है, और यह पजामा ने नेहा ने बनाया है, मेरी नेहा ने। अरे गधे, उसने प्यार से ऐसा बोला है। नितेश, मैं बोलता हूँ, रिश्ता खुद चल कर आया है, मना मत करना, रिश्ता पक्का कर ले। वैसे भी तुझे तो कोई अपनी लड़की देने वाला नहीं। ए बाबूजी, रिश्ता कहाँ चलकर खुद आया है, यहाँ तो ये लड़की चलकर आई है, और रिश्ता तो तब पक्का होगा ना जब ये मेरा दिया हुआ पजामा पहनेगी। तो दे दीजिए ना पजामा और मेरे घर चलकर मेरा हाथ मांग लीजिए। ये भाभी, ए मने पूरी पसंद है हो। अब वो सब नितेश का रिश्ता पक्का करने परी के घर पहुंच जाते हैं, जहां सब कुछ अच्छे से होने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी एक अनोखी पजामा शादी होती है, जिसमें बाकी सब लोगों के साथ नितेश और परी भी पजामा पहनकर ही शादी करते हैं। कहते हैं पति अच्छा हो तो बीवी का रूप निखर जाता है, लेकिन क्या हो जब जिम्मेदारियों के कारण बीवी दिखने लग जाए बूढ़ी। ये लीजिए आपका बैग। तुम्हें कितनी बार कहा है अपना ये गंदा सा चेहरा मेरे सामने मत लेकर आया करो, अब ऑफिस का पूरा दिन खराब जाएगा। लाओ दो। क्या मैं इतनी गंदी लगती हूँ अब तुम्हें? हाँ, और अब मेरा और टाइम बर्बाद मत करो, जा रहा हूँ मैं। मम्मी, मुझे देर हो रही है स्कूल के लिए, मेरा लंच बॉक्स कहाँ रख दिया आपने? अरे बच्चा, मैंने तेरा लंच बॉक्स रख दिया है, लेकिन नाश्ता तो कर ले बेटा। नहीं मम्मी, मैं डाइटिंग पर हूँ, और ये ऑयली पराठे खाऊंगा ना तो आप ही की तरह बन जाऊंगा, और मुझे आपकी तरह बिल्कुल नहीं बनना, समझी? लेकिन बेटा, एक पराठा खाने से कोई मोटा नहीं बन जाता। लेकिन रोहित कुछ भी बोले बिना स्कूल चला जाता है। आजकल के बच्चों को अपनी सेहत का कुछ ख्याल ही नहीं है।
इनको ऐसा लगता है कि अगर ये खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। शाम को खाने की टेबल पर पापा, कल हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है और मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किस चीज में पार्टिसिपेट किया है? डिबेट में। और मैं चाहता हूँ कि आप भी आओ कल मेरा डिबेट सुनना। मेरे सभी दोस्तों के मम्मी पापा आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप भी आओ। ये भी कोई बोलने की बात है, हम जरूर आएंगे बेटा। मम्मी, आप नहीं, सिर्फ पापा। लेकिन बेटा अभी तो तूने कहा कि सभी के मम्मी पापा, तो मैं क्यों नहीं? तेरी माँ हूं ना मैं। मम्मी, मैंने कहा ना आप नहीं आओगी कल, क्योंकि मैं अपना कल का दिन खराब नहीं करना चाहता। आप जानती हो, स्पोर्ट्स डे वाले दिन जब मैंने आपको अपने दोस्तों से मिलाया तो सब मुझ पर हंस रहे थे। मैं नहीं चाहता कि कल भी वो मुझ पर हंसे और मेरा मजाक उड़ाए। वो क्यों हंस रहे थे और इससे मेरा क्या लेना देना बेटा? तुम तो ऐसे बोल रही हो कि तुम जानती ही नहीं कि वो क्यों तुम्हें बुलाना नहीं चाहता। तुम्हारा चेहरा तुमने देखा है? अरे कभी खुद को देखो शीशे में। 40 साल की हो पर तुम्हें देखकर लगता है कि 50 की हो। चेहरे पर ये कालापन, झुर्रिया, बढ़ता वजन। तुम्हें कितनी बार कहा है अपने आप को बाकी औरतों की तरह मेंटेन करके रखो। पर तुमको अपने कामों से फुर्सत मिले तब ना। हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। आप मेरे दोस्तों के सामने मम्मी नहीं नानी लगती हो, नानी। मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं ये कहकर कि मेरी मम्मी और नानी एक ही है, 2 in 1। सुमन घर के हालात देखती है कि कैसे काम वाली ना रखकर और दूसरे नौकर चाकर ना रखकर वो पैसे बचाती है, वरना पति की कमाई से घर चलाना कहाँ मुमकिन है। ऊपर से पार्लर का खर्चा। क्या सोच रही हो? वो बोल रहा है ना कि दोस्त मजाक उड़ाते हैं, तो मत जाना। वो चाहे जो भी कहे, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। तू कैसे सोच सकता है मेरे बारे में ऐसा? क्या मेरे ऐसे दिखने की वजह से तू मुझे माँ कहना छोड़ देगा? सुमन को ना पति साथ रखता ना बेटा। ऐसे में जब उसके कॉलेज से रीयूनियन के लिए बुलाया गया तो सुमन ने सोच लिया कि वो तो जाकर रहे। सुमन पहुंच जाती है अपने कॉलेज रीयूनियन की पार्टी में। अरे आज इतने सालों बाद सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे हो सब? हमारा तो पता नहीं सुमन, पर तुम बहुत बदल गई हो। ये क्या हालत बना ली है अपनी? लग ही नहीं रहा कि तुम वो कॉलेज वाली सुमन हो। मुझे तो लगा सुमन ने अपनी माँ को भेज दिया है पार्टी में। अरे इतनी बूढ़ी क्यों हो गई? बूढ़े होने की क्रीम लगा रही हो क्या? चुप रहना, ऐसा मत बोल। शादी के बाद खुद के लिए कई औरतें वक्त नहीं निकाल पाती। ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। ये क्या बात हुई? 2 बच्चों की माँ तो मैं भी हूँ, लेकिन लुक एट मी, स्टिल स्वीट 16 लगती हूँ ना। हाँ ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन वैसे लगती तो तुम हॉट ही हो। मैं तुम्हें अपनी एक दोस्त का नंबर देती हूँ। तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा मेकअप करती है, तुम उनके पास जाना। वो तुम्हारा भी ऐसा मेकअप कर देंगी कि तुम बहुत सुंदर लगने लगोगी। ऐसी ही बातें चलती रहती है। सुमन शाम को घर आती है। आ गई तुम? चलो कम से कम निकलना तो सीखा। वैसे क्या फील किया सबसे मिलकर? हाँ? यही कि तुम लोग ठीक कहते हो, मैं सच में गलत ही हूँ। क्या हुआ पापा? आज मम्मी बहुत ऑफ लग रही है। मम्मी तो पार्टी में गई थी ना, वहाँ कुछ हुआ तो नहीं? खैर दिन बीतते हैं। सुमन उस मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती है और हाँ जी, आपकी बाकी सहेली की कॉल आई थी। मेरे पास आपकी जैसी कई लेडीज आती हैं जो घर की जिम्मेदारी के बीच खुद की शक्ल बर्बाद कर लेती है। मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन आपको मेरी फीस तो पता है ना? सुमन अपने पर्स को देखती है जहाँ बेटी की फीस के पैसे रखे होते हैं। हाँ ले लीजिए। बस अब क्या था, सुमन का कुछ ही महीनों में कायाकल्प हो जाता है। एक दिन बेटा घबराकर घर आता है। माँ, कल मेरी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है और आप दोनों को स्कूल आना है। और मम्मी। सॉरी बेटा, मैं नहीं आ पाऊंगी। नहीं मम्मी, आपको भी आना है, जरूरी है। अब तो मैं सबके सामने आपको लेकर जाऊंगा। आप कितनी सुंदर हो गई हो। पता है मुझे, तेरी टीचर का कॉल आया था, मैंने मना कर दिया है। लेकिन क्यों मम्मी? क्या हुआ? तुमने मना क्यों किया? अरे जब पगलिया सी लगती थी तो हर जगह जाने को तैयार थी, और अब जब ले जा रहे हैं तो नहीं आना। यार तुम भी ना। सुमन इमोशनल हो जाती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा पति और बेटा मेरी खूबसूरती से मुझे समझे और जाने।
ना कि मेरे प्यार और बलिदान से। मम्मी आप ये कैसी बात कर रही हो? क्यों बेटा, तुझे तो शर्म आती थी ना मुझे अपनी माँ कहने में। अब अगर कल मैं तेरी टीचर से मिलने गई तब तुझे शर्म नहीं आएगी? ये क्या बोल रही हो? अगर उसकी टीचर ने बुलाया है तो कुछ जरूरी काम होगा। हाँ, क्योंकि मैंने उसकी फीस नहीं भरी है। वो पैसे मैंने पार्लर वाली को दे दिए, क्योंकि मैं तुम लोगों को बताना चाहती थी कि मैं चाहूं तो क्या नहीं बन सकती, लेकिन मैं नहीं बनती क्योंकि मेरे लिए मेरा घर, मेरा पति, बच्चे ज्यादा मायने रखते हैं। मम्मी आई एम सॉरी, माफ कर दो प्लीज। तुझे तो मेरे साथ खड़े होने में गुस्सा आता था, पर जब तेरे दोस्त तेरे सामने तेरी माँ की बेइज्जती करते तब तुझे गुस्सा नहीं आता। मैंने इतने साल तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और तुझे मुझ पर शर्म आती है, अपनी माँ पर। ये बोलकर वो रोने लगती है। तभी उसका पति उसका कंधा पकड़ता है। और आप मुझे कहते रहते हैं मैं अपने आप को मेंटेन करके क्यों नहीं रखती। अरे कैसे रखूं? मैं अगर अपने आप को मेंटेन करने लगी ना तो आप लोगों के पीछे दिन रात कौन घूमेगा? बोल बोल कर थक जाए तब रोहित पढ़ने बैठता है, और आप अपना कोई भी सामान खुद से नहीं ढूंढ सकते। ऊपर से ऐसी ऐसी फरमाइशें, पैसे बचाकर घर चलाती रही, इसीलिए खुद पर ध्यान नहीं दे पाई। सुमन की ये बातें सुनकर उसके पति और बच्चे को अपनी गलती का एहसास होता है।